हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। निशा टाइप करने में बहुत आलसी थी, इसलिए उसने वॉइस मैसेज भेजा। कबीर सर, आज रात क्रू की दावत है। रेयांश से कह देना कि मेरा इंतजार न करे। थोड़ी देर में फोन बजा। कबीर ने भी वॉइस मैसेज से जवाब दिया। निशा ने फोन खोला और कबीर की अनोखी, ठंडी लेकिन देखभाल वाली आवाज आई। ठीक है, मजा करो। निशा, राजवीर ने बगल से उसका नाम भयानक अंदाज में पुकारा। क्या कर रहे हो? तुम न सिर्फ अंधी हो, बहरे भी हो गए हो। क्या तुम्हें मेरे मामा का लहजा अजीब नहीं लगता? राजवीर, तुम फिर से उल्टा सीधा बोल रहे हो। राजवीर ने चुप होना ही बेहतर समझा। निशा, बस देख लेना, आज रात तक मैं ऐसा सबूत ढूंढूंगा कि तुम पूरी तरह यकीन कर लोगी। पूरी तरह। ताज महल पैलेस होटल। दावत में क्रू के लगभग सभी लोग मौजूद थे, जिनमें नंदिनी और दूसरे वो लोग भी शामिल थे जिनकी आज कोई शूटिंग नहीं थी। सबने राजवीर का स्वागत किया और प्राइवेट रूम में माहौल बहुत जीवंत था। शराब के कई दौर चलने के बाद एमी अचानक हाथ में गिलास लेकर खड़ी हो गई। निशा, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। ये गिलास माफी और शुक्रिया के नाम। एमी दीदी, आप बहुत बढ़ा रही हैं। निशा ने भी गिलास एक घूंट में उतार दिया। लोगों ने जय जयकार की और बहुत से लोग निशा को टोस्ट करने आए। निशा ने सबकी टोस्ट स्वीकार की, शराब से पुरानी रंजिशें मिटाने का काम किया। नंदिनी निशा को सबके साथ घुलते मिलते देखकर संतोष से मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, निशा ऐसी लड़की नहीं हो सकती। जैसे जैसे दावत खत्म होने को थी, एक लंबा पतला कद का आदमी दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। अरे सिद्धार्थ साहब आ गए। भैया, आप कैसे आए? नंदिनी ने आने वाले को देखते ही हैरानी भरे चेहरे के साथ स्वागत किया। कोने में नशे में धुत राजवीर तुरंत होश में आ गया और दरवाजे पर सफेद सूट में खड़े उस शरीफ अंदाज वाले आदमी को घूरने लगा। सिद्धार्थ खन्ना, ये वो सिद्धार्थ है, एकमात्र पुरुष जिससे निशा कभी प्यार करती थी। सिद्धार्थ नंदिनी का परफेक्ट बॉयफ्रेंड, हमेशा ऐसे मौकों पर आ जाता था जब उसे दिखने की जरूरत होती थी। अब उसने नंदिनी का हाथ पकड़ रखा था और सबसे हल्की मुस्कान के साथ बोला, यहां अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। नंदिनी ने बताया कि तुम सब भी यही हो, जो चाहो ऑर्डर कर लो, आज की मेजबानी मेरी तरफ से। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, सिद्धार्थ साहब बहुत उदार है। हम तो हमेशा नंदिनी दीदी के साथ चलते हैं, तो हम शिष्टाचार नहीं निभाएंगे। इतने में कोने से ठंडी आवाज आई, मेरे स्वागत की दावत का बिल तुम क्यों दोगे? आज का बिल मैं दूंगा। शायद पुराने प्रेमियों के बीच की तीव्र प्रतिद्वंद्विता के कारण सिद्धार्थ के आते ही राजवीर ने अपनी दुश्मनी छुपाने की कोशिश नहीं की। पुरुष एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। सिद्धार्थ को राजवीर का अमित्र रवैया तुरंत महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी हल्की मुस्कान बनाए रखी और धीरे से बोला, चूंकि ये राजवीर सर के स्वागत की दावत है, तो राजवीर सर का खुद बिल देना न तो उचित है और न ही उपयुक्त। हाँ, आज हमें मेजबानी करने दीजिए, ये हमारी मेहमानवाजी है। नंदिनी भी साथ दे गई। मेहमानवाजी? मैं तो मुंबई का ही हूं, तुम्हारी मेहमानवाजी की क्या जरूरत? राजवीर शराब के नशे में चिल्लाने ही वाला था कि निशा ने चुपके से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में धीरे से बोली, पागल हो गए हो? ऐसे उल्लू को क्यों नहीं चुन लेते? उसे बिल चुकाने दो। राजवीर का चेहरा सुनकर और काला पड़ गया। तुम सच में उसका साथ दे रही हो? ये तुम्हारा पुराना प्रेमी है,
निशा ने भौहें चढ़ाई। तुम भी तो मेरे पुराने प्रेमी हो। निशा, बात मत घुमाओ। राजवीर को और भी कड़वापन महसूस हुआ। मैं तुम्हारा कैसा प्रेमी हूं? क्या मैं तुम्हारे बचपन के साथी सिद्धार्थ भैया से तुलना कर सकता हूं, जिसका नाम तुम सपने में भी लेती हो? निशा ने लाचारी से सांस ली। ठीक है, बात नहीं घुमाती। क्या तुम चाहते हो कि सबके सामने मेरा और तुम्हारा और सिद्धार्थ का रिश्ता उजागर हो जाए? ये लड़का कब समझदार होगा? राजवीर आखिर में चुप हो गया। अगर देना है तो दे दो, राजवीर ने आखिर में लापरवाही से कहा। सिद्धार्थ ने निशा को राजवीर के कान में बात करते देखा। उसकी भौहें लगभग अदृश्य रूप से सिकुड़ गई। क्या उसकी कल्पना है? उसे लगा निशा और राजवीर का रिश्ता सिर्फ सह कलाकारों से कहीं बढ़कर है। सिद्धार्थ को निशा की दिशा में देखते हुए नंदिनी ने उसकी बाह हिलाई, उसका ध्यान वापस लाया और मीठी आवाज में पूछा, भैया, मैंने जो सामान मांगा था वो लाए? सिद्धार्थ चौंका। ला दिया। उसने उसके हाथ में निमंत्रण पत्रों का ढेर रख दिया। फिर सबसे कहा, कल नंदिनी का जन्मदिन है। उम्मीद है कल रात सब उसकी जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। अरे, कल नंदिनी दीदी का जन्मदिन है, जरूर आएंगे। नंदिनी दीदी की जन्मदिन पार्टी बहुत शानदार होगी। हम सब चलेंगे, अपनी आंखें ठंडी करेंगे। नंदिनी ने मीठी मुस्कान के साथ सबको निमंत्रण पत्र बांटे। निशा के पास पहुंचकर उसने विशेष रूप से याद दिलाया, निशा, तुम जरूर आना। निशा ने अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाया, उस लाल निमंत्रण पत्र को खाली नजर से देखा। राजवीर के पास पहुंचकर उसने छुआ तक नहीं। मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं नहीं आ रहा। नंदिनी के चेहरे पर हल्की अकड़न आई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सौम्य रूप वापस पा लिया और फिक्र से पूछा, क्या राजवीर भैया को कल कोई काम है? क्या हम टाल सकते हैं? मैं सच में चाहती हूं आप आए, प्लीज। उसने अपनी कई करीबी सहेलियों से वादा किया था, जो राजवीर को पसंद करती थी, कि वो उसे जरूर बुलाएगी। किसी खूबसूरत औरत का इस तरह अनुरोध करना आमतौर पर कोई भी आदमी मना नहीं कर पाता, लेकिन राजवीर बिल्कुल नहीं पिघला। उसकी आंखों में तिरस्कार भी था और उसने बेसब्री से कहा, नहीं टाल सकता, कल मेरे एक दोस्त का भी जन्मदिन है। इतना कहकर उसने निशा की दिशा में देखा। निशा ने शराब का घूंट लिया, चुप रही। ओह, कितना संयोग है, आपके दोस्त का जन्मदिन भी मेरे साथ ही है। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे। कितनी बुरी बात है, अगर आपके दोस्त की पार्टी खत्म हो जाए तो कभी भी आ सकते हैं। हमारी पार्टी पूरी रात चलेगी। नंदिनी ने दयालु और समझदार अंदाज में कहा। अरे नहीं, अगर राजवीर नहीं आए तो इतनी सारी सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। राजवीर का दोस्त कौन है जिसका जन्मदिन उसके साथ ही है और इतना अहम है कि राजवीर इतने सारे लोगों के सामने उसकी बुलावे को ठुकरा रहा है? रुको, कल उसका भी जन्मदिन है। नंदिनी ने निशा की दिशा में देखा। वो अभी भी कुछ समझ नहीं पाई थी। उसे अचानक याद आया कि निशा का जन्मदिन भी उसके साथ ही था, और वो भी कल है। क्या राजवीर जिस दोस्त की बात कर रहा है वो निशा है? इतने में उसे कुछ और याद आया। बाद में अनन्या रॉय ने घोषणा की थी कि अतिरिक्त निवेश करने वाले करण थे, और उसके पिता ने उसे बताया था कि दूसरी पार्टी ने चुपके से निशा को दूसरी हीरोइन बनवाया था। मल्होत्रा प्रोडक्शंस के करण ने निशा को दूसरी हीरोइन क्यों बनवाया? अगर उसका अनुमान सही है और निशा और राजवीर सच में करीबी रिश्ता रखते हैं, तो ये जरूर राजवीर ही है जिसने निशा के लिए बात की होगी। अब बात समझ में आ गई। क्या निशा ने राजवीर को फंसा लिया है? सिद्धार्थ के जाने के बाद राजवीर ने तिरस्कार से निशा को देखा और ताना मारा, वो आदमी तुम्हारा वो सच्चा प्यार था जिसके लिए तुम पागल थी। तुम्हारी आंखों में सच में बहुत खराबी है। निशा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में खराबी है। सिद्धार्थ जैसा आदमी अगर 10 में से 10 अंक हो तो कम से कम 9 तो दे ही सकते हो। राजवीर गुस्से से आग बबूला हो गया। साला, 9 अंक क्यों? वो 9 अंक के लायक कैसे है? निशा ने सच्चाई से कहा, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जिससे मैं प्यार करती थी। अगर मैं उसे बुरा कहूं तो ये मेरा अपना अपमान होगा।
सब्जेक्टिव फैक्टर हटाकर ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखें तो उसे 9 अंक देना उचित है। सिद्धार्थ की शक्ल तुम्हारी तरह पहली नजर में चमकदार नहीं है। उसकी ताकत उसके व्यक्तित्व में है। वो सज्जन और शरीफ किस्म का है। परियों की कहानी में वो राजकुमार होता, पुराने जमाने में सज्जन पुरुष। एक अद्वितीय सज्जन, सड़क पर बहुमूल्य जेड की तरह। एक शब्द में कहूं तो वो मेरी किशोरावस्था का सबसे पसंदीदा प्रकार था। पहली नजर में प्यार करने लायक। राजवीर सुनते सुनते और भी गुस्से से भर गया। साला, निशा, क्या तुम उससे अभी चिपकी हो? उसकी तारीफ के पुल बांध रही हो? निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। जब दिल से निकल गया तो उसकी तारीफ इतनी शांति और तटस्थता से कर सकती हूं। समझ आता है तुम्हारी बुद्धि कितनी है। इसके अलावा वो सिर्फ उस सबसे जीवंत और खूबसूरत लड़के का वर्णन कर रही थी जो उसकी यादों में बसता था, आज के सिद्धार्थ का नहीं। कभी कभी यादें इतनी खूबसूरत होती है कि हकीकत उतनी ही क्रूर लगती है। राजवीर को शांत होने में काफी समय लगा। फिर उसने रूखे स्वर में पूछा, तो फिर मुझे कितने अंक दोगी? निशा ने ठुड्डी सहलाई। राजवीर की बेचैन नजरों के सामने जवाब दिया, 9.9। अकेले तुम्हारा चेहरा ही इतने अंक का है। ये सुनते ही राजवीर थोड़ा संतुष्ट हो गया। उसने अपना चेहरा सहलाते हुए अकड़ से कहा, बिल्कुल, मैं अपने चेहरे से कमाता हूं, पता है। तो 0.1 अंक कहाँ कटा? निशा ने उसे पागल की तरह देखा। ये पूछने की भी जरूरत है? साफ साफ तुम्हारी बुद्धि से कटा। राजवीर, ठीक है, 9.9 अंक के लिए माफ करता हूं। राजवीर की आंखें चमक गई। वो रह न सका और फिर पूछ बैठा, तो कबीर को कितने अंक दोगी? तुम्हारे दिमाग में वो किस तरह का आदमी है? कबीर। निशा को यह सवाल थोड़ा मुश्किल लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मैं महाराक्षस को अंक देने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर एक वाक्य में कहूं तो वो प्रकार है जिसे दूर से सराहा जा सकता है, लेकिन छेड़ा नहीं जा सकता। समुद्र की सतह शांत दिख सकती है, लेकिन नीचे कितनी भयानक धाराएं हैं, किसे पता? इस तरह के आदमी की गहराई समझ से परे है। अगर लापरवाही से बहुत दूर चले गए तो डूब सकते हैं। राजवीर का चेहरा काफी नरम हो गया। अभी तुम्हें थोड़ी समझ बची है, लेकिन निशा फिर हिचकिचाई। लेकिन क्या? राजवीर ने घबराकर पूछा। निशा ने ठुड्डी हथेली पर रखी, मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन चपरासी के नीचे मरना रोमांटिक मौत मानी जाती है। साला, निशा, मजाक कर रही थी। मजाक। इतने उत्तेजित मत हो। राजवीर लगभग पागल हो गया। मुझे लगता है तुम शराब के नशे में सच बोल रही हो। मुझे पहले से शक था कि तुम कबीर पर कुछ सोचती हो। तुम उसके साथ सोना चाहती हो, है ना? देश की कौन सी औरत है जो कबीर के साथ सोना नहीं चाहती? निशा ने उल्टा सवाल किया। देश की सारी औरतें मेरे साथ सोना चाहती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। राजवीर ना सोचे समझे निकल गया। निशा ने सवालिया अंदाज में आवाज ऊंची की, तुम्हें कैसे पता मैंने कभी सोचा नहीं? राजवीर पहले अवाक रहा, फिर उसके कान लाल हो गए। अगले ही पल निशा जोर से हंस पड़ी। राजवीर को एहसास हुआ कि वो उसके चक्कर में आ गया है और वो गुस्से से चिल्लाया, निशा, बस देख लेना, अभी तुमसे पंगा ले लूंगा। अगर प्राइवेट रूम में और लोग न होते तो वो बहुत पहले उससे लड़ पड़ता। ये देखकर कि उसने राजवीर को गुस्सा दिला दिया, निशा ने जल्दी से हाथ हिलाया और पेशाब करने के बहाने भाग निकली। अरे, आज रात सच में बहुत ज्यादा पी लिया। नशे में मुझे छेड़ने की आदत है, खासकर राजवीर जैसे बेवकूफ को। पेशाब करके निशा लड़खड़ाती हुई वापस आ रही थी। होटल के गलियारे टेढ़े मेढ़े थे। उसे अपना प्राइवेट रूम ढूंढने में काफी समय लग गया, लेकिन दरवाजा खोलकर वो हैरान रह गई। कमरे में सारे अजनबी थे और ये प्राइवेट रूम साफ तौर पर उसके क्रू वाले से कहीं बड़ा और शानदार था। उसे शानदार कहना भी कम था। माफ कीजिए, गलत कमरे में आ गई। निशा ने माफी मांगी और जाने ही वाली थी कि अचानक एक चिकना चुपड़ा हाथ उसकी कलाई पर आ गया।
और फिर शराब की तेज बदबू वाला मुंह उसके चेहरे के करीब आ गया। अरे, ये खोई हुई भेड़ कहां से आ गई? आ ही गई हो तो संयोग है। आओ, मेरे साथ एक गिलास पी लो। उसका हाथ पकड़ने वाला आदमी 40-50 साल का लग रहा था। मोटादगड़ा, चेहरा लाल था और उसकी बदनीयत आंखें साफ तौर पर उसके शरीर को कपड़े उतारकर देख रही थी। आखिर में उसकी छाती पर जाकर रुक गई। प्राइवेट रूम में तुरंत छेड़खानी और हंसी का दंगल मच गया। निशा की सहज प्रतिक्रिया थी उसे चकमा देना, लेकिन उसने लापरवाही से कमरे में नजर दौड़ाई तो पाया कि यहां बहुत से चेहरे वो थे जो अक्सर बिजनेस मैगजीन में दिखते थे। गौर से देखा तो उसका दिमाग घूम गया। साले, मुंबई के टॉप 10 अमीर लोगों में से आधे इसी कमरे में हैं। ऐसा संयोग होना उतना ही डरावना है जितना कि कोई हिजड़ा गलती से राज दरबार में घुस जाए। एक शब्द में कहूं तो इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं जिसे मैं नाराज कर सकूं। निशा ने तुरंत हिंसा से समस्या हल करने का विचार त्याग दिया। लगता है आज रात आसानी से निकलना मुश्किल है, खासकर इतनी शराब पी ली है कि सिर चकरा रहा है। आओ आओ, खूबसूरत लड़की, जल्दी आओ। मोटे आदमी ने उसे प्राइवेट रूम में खींचते हुए कहा और उसी समय उसके शरीर पर हाथ फेरने का मौका भी नहीं छोड़ा। निशा ने मोटे आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश की और शिष्टाचार से बोली, सर, माफ कीजिए, मैं सच में गलत कमरे में आ गई। मेरे दोस्त अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही मोटा आदमी भड़क गया। बेशर्म कमीनी, तू जानबूझकर गलत जगह आई है। क्या नाटक कर रही है? तू जैसी मुझे नजर आई ये तेरी किस्मत है। निशा ने मन ही मन गाली दी। क्या टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में ऐसी औकात वाले लोग आते हैं? उसने पहचान लिया कि ये मोटा आदमी राकेश गुप्ता था। गुप्ता रियल एस्टेट का चेयरमैन, जो अपने रंगढ़ंग के लिए मशहूर था। लगता है वो लिस्ट के 10वें नंबर पर था। मोटा आदमी बोलते ही फिर से उसे खींचने लगा। सोफे पर घसीटने को था। निशा अपनी समझ के अनुसार भागने का रास्ता सोच ही रही थी कि अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा गया और एक अत्यंत परिचित हिमालय जैसी ठंडी खुशबू उसे पीछे से कसकर घेर लिया। फिर एक कोमल लेकिन दृढ़ शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया और अगले ही पल वो एक कठोर लेकिन गर्म आलिंगन से टकरा गई। अरे कबीर, कबीर सर। राकेश गुप्ता, जो अभी तक निशा से चिपका था, सन्न रह गया, लेकिन जल्दी चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। कबीर सर को भी ये लड़की पसंद आ गई? तो पहले आप। प्राइवेट रूम में जो लोग अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे, उनके चेहरे बदल गए। क्या हो रहा है? कबीर बाहर मिलने जुलने के मौकों पर हमेशा ठंडा और भावशून्य रहता था, औरतों से दूर भागता था। वो एक ऐसी औरत में दिलचस्पी कैसे ले सकता है जो नशे में गलती से उसके कमरे में आ गई? उन लोगों की प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए कबीर की नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर थी। उसने अपनी बाहों में लड़खड़ाती लड़की को देखा। भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ कबीर? निशा ने उसका नाम कहना रोक दिया। हकलाते हुए बोली, मैं गलत कमरे में आ गई। प्राइवेट रूम की रोशनी धुंधली थी। उसे पता ही नहीं चला कि कबीर भी यहां है। भूमध्य सागरीय बियर पेट के समंदर के बीच कबीर की मौजूदगी एक ताजी हवा की तरह थी। तुम किस कमरे में हो? मैं छोड़ देता हूं। कबीर ने पीछे के लोगों के भावों पर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे निशा को लेकर बाहर चला गया। वो आंखें बंद करके आराम कर रहा था जब उसने दूर से प्राइवेट रूम की हंसी सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया जब तक कि निशा की परिचित आवाज नहीं सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो राकेश गुप्ता उसे खींच रहा था और बदतमीजी से छू रहा था। उस पल उसके मन में उस आदमी का हाथ तोड़ने की तीव्र इच्छा जाग उठी, लेकिन वो लड़की को डरा नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी ठंडी और घातक आभा को दबाया और एक अजनबी की तरह आगे बढ़कर उसे उस मुसीबत से बचाया। प्राइवेट रूम से बाहर आकर निशा ने राहत की सांस ली। कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते तो शायद आज रात मैं मुसीबत में फंस जाती। अगर बात नहीं बनती तो हाथ उठाना पड़ता। मुसीबत में फंस गई तो क्या हुआ? मैं संभाल लेता। अगर ऐसा दोबारा हो तो बिल्कुल मत सहना, कबीर ने सख्ती से कहा। निशा हल्की मुस्कान के साथ बोली, आह,
किसी का सहारा होने का एहसास बहुत अच्छा होता है। एक बार वो मल्होत्रा परिवार छोड़ देगी और जब छोटू को उसकी जरूरत नहीं रहेगी तो वो और कबीर शायद अजनबी हो जाएंगे, है ना? किसी वजह से ये सोचकर थोड़ा उदास हो रही है। कबीर ने लड़की के सिर पर हाथ रखा। जिंदगी भर सहारा बन सकता हूं, बशर्ते तुम राजी हो। निशा ने अपने मन के अनुचित विचारों को झटक दिया। मैं अब ठीक हूं, खुद जा सकती हूं। पक्का? कबीर ने बेचैनी से पूछा। हां, तुम जल्दी अंदर जाओ। निशा ने पीछे हटते हुए हाथ हिलाया। कबीर पहले से जानता था कि उसका क्रू आज यहां खाना खाएगा, इसलिए उसने उन लोगों की उबाऊ पार्टी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। बेशक वो ये भी जानता था कि निशा किस कमरे में है, इसलिए जब उसने निशा को उल्टी दिशा में जाते देखा तो कबीर ने लाचारी से सांस ली और लंबे कदमों से उसके पीछे चल दिया। चलो, मैं छोड़ देता हूं। तुम्हारा कमरा कौन सा है? 801। 801 ये रास्ता नहीं है। कबीर ने उसे सही दिशा में मोड़ दिया। दरवाजे तक पहुंचाकर ही कबीर रुका। अंदर जाओ, अब इधर उधर मत भटकना। अगर वॉशरूम जाना हो तो किसी दोस्त के साथ जाना। अगर कोई न मिले तो राजवीर को भी ले जा सकती हो। पुफ, राजवीर को वॉशरूम ले जाए? ठीक है बॉस लू, खुद पहुंचाने के लिए शुक्रिया। निशा ने हाथों से दिल बनाकर दिखाया। कबीर के होंठ मुस्कुराहट में खिंच गए। उसकी भौहों के बीच छिपी आखिरी शत्रुता भी गायब हो गई। जाने से पहले मुझे मैसेज करना, साथ घर चलेंगे। जब निशा वापस आई तो राजवीर ने राहत की सांस ली। इतनी देर क्यों लगाई? मुझे लगा टॉयलेट में गिर गई। टॉयलेट में गिरने से भी बदतर, भेड़िए की मांद में गिर गई। निशा सोफे पर लेट गई। उसका चेहरा अब भी सहमा हुआ था। क्या मतलब? राजवीर ने भौहें चढ़ाई। गलत कमरे में घुस गई। बताओ ना, उस कमरे में मुंबई के बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे और एक भयानक मोटा आदमी था जो मुझे जाने नहीं दे रहा था। मुझे शराब पिलाने पर तुला था। क्या? राजवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने घबराकर उसे ऊपर नीचे देखा। तो फिर तुम कैसे लौटी? निशा ने गुनगुनाते हुए कहा। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे उन सभी दिग्गजों से भी बड़ा दिग्गज मिल गया। राजवीर का चेहरा सुनकर और काला पड़ गया। कबीर? निशा ने उंगली चटकाई। बिंगो, बिल्कुल सही। बॉस लू कमाल के हैं, ठीक समय पर आकर मुझे बचाया और खुद प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा कर आए। राजवीर, क्या ये वो उच्च बुद्धि और निम्न भावनात्मक बुद्धि वाला आदमी है? इतनी सहजता से छेड़खानी करने वाला ये आदमी वो है जिसे वो जानता है? मेहमानी खत्म होने के बाद सबने विदा ली। निशा, तुम कैसे जाओगी? मैं छोड़ दूं? अनन्या रॉय ने पूछा। शुक्रिया अनन्या दीदी, जरूरत नहीं। एक दोस्त पास में है, वो छोड़ देगा। तो मैं चलती हूं। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। राजवीर, तुम कैसे जाओगे? राजीव मेहता ने पूछा। मैं अपने मैनेजर का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, तो कल मिलते हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो शूटिंग जारी रखेंगे। पता नहीं आज बारिश और ओले कहां से आ गए। राजीव मेहता ने झुंझलाते हुए कहा। क्रू के सदस्य एक एक करके चले गए। दरवाजे पर सिर्फ राजवीर और निशा बचे थे। निशा नशे में सो रही थी, लगभग ढहने को थी। वो सुनहरे खंभे से लगकर आधी आंखें बंद किए मरी बिल्ली की तरह लेटी थी। राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। मनीष थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम किस दोस्त का इंतजार कर रही हो? मेरे साथ चलो। रुको, तुम इंतजार कर रही हो। बात पूरी न होने पाई। होटल लॉबी से एक सूट बूट पहने आदमी बाहर निकला। उसके स्थिर कदम चांदनी में चमक रहे थे। वो कदम दर कदम उस निशा के पास आ रहा था जो झपकी ले रही थी। उसकी आवाज गर्मी की रात की हवा की तरह थी। निशा। निशा ने नींद में आंखें खोली। कबीर। सामने का आदमी सुरक्षा का प्रतीक लग रहा था। उसकी परछाई नजरों में आते ही उसकी आखिरी होश की डोर टूट गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और एक तरफ झुक गया। पास खड़े राजवीर ने यह देखा और चौंक कर उसे सहारा देने को हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई उससे भी तेज था। एक कदम आगे बढ़ा और लड़की सीधे उसकी बाहों में जा गिरी। कबीर ने लड़की के कनपटी पर बिखरे बालों को धीरे से सहलाया, फिर एक हाथ
उसके घुटनों के नीचे लगाकर उसे धीरे से उठा लिया। उसी समय एक काली मेबैक चुपचाप प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा और दरवाजा खोल दिया। ये देखकर कि कबीर उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहा है और निशा को उठाकर गाड़ी में बिठाने की तैयारी कर रहा है, राजवीर अब और नहीं रुक सका। उसने जल्दी से अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू की और पीछे से पुकारा, मामा। कबीर ने हल्का रुककर लगभग अदृश्य रूप से अपना शरीर बगल कर लिया और आंखों से पूछा कि क्या हुआ। राजवीर ने दांत पीस लिए। क्या होगा? क्या ये पूछने की जरूरत है? क्या इतनी सहजता से अभिनय करना जरूरी है? निशा को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है? राजवीर ने उसे घूरते हुए सीधे पूछा। ये सुनते ही कबीर ने अपनी बाहों में सोती हुई लड़की की तरफ आंखें नीचे की। मैं निशा से प्यार करता हूं। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि निशा के प्रति तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब और संदिग्ध है? उस आदमी के दबाव में राजवीर ने जबरदस्ती बोलना जारी रखा। उसका हाथ फोन पर कसकर पकड़ा हुआ था। घबराकर उस आदमी के जवाब का इंतजार कर रहा था। कबीर ने सामने वाले युवक को उदासी नजरों से देखा। मुझे लगता है मैंने साफ कर दिया है, चूंकि तुम अब भी नहीं समझे। अगले ही पल राजवीर की पुतलियां अचानक फैल गई। रात में खड़ा वो आदमी सीधे नहीं बोला, बल्कि झुककर धीरे से लड़की के होठों को ढक लिया। 3 सेकंड बाद वो आदमी गहरी भावना और अधीरता के साथ उससे अलग हुआ। फिर सन्न युवक को ठंडी नजरों से देखा। समझा? देर रात, मल्होत्रा विला नंबर 6। एक सुनहरे बालों वाला युवक बिस्तर पर लोटपोट हो रहा था। काव काव काव। मनीष सामने सोफे पर बैठा बेबसी से जम्हाई ले रहा था। तुमने मुझे 258 बार घुमा दिया। आज रात आखिर हुआ क्या था? राजवीर की आंखों में तुरंत आग भड़क उठी, यहां तक कि उसके छोटे छोटे नुकीले दांत भी ठंडी चमक बिखेर रहे थे। मुझसे 250 नंबर मत बोलो, मैं सच में 250 हूं। निशा ने सच कहा था कि मेरी बुद्धि के 0.1 अंक कटते हैं। साला, मैं निराशाजनक रूप से बेवकूफ हूं। रिकॉर्डिंग का क्या फायदा? मैंने चुपके से वीडियो क्यों नहीं चालू किया? क्यों? मनीष के होंठ फड़क गए। वो पूरी तरह सक्का गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। हालांकि एक बात वो अच्छी तरह समझ गया था, जब भी वो ऐसा पागलपन करता है तो निशा से जुड़ा होता है। राजवीर, क्या तुम निशा के साथ फिर से जुड़ना चाहते हो? राजवीर पत्थर की तरह जम गया। फिर बुरी तरह से नाक भौं सिकोड़ी। क्या मैं पागल हूं जो उस कमीनी के साथ फिर से जुड़ूं? उसकी वजह से मुझे आज भी रातों रात बुरे सपने आते हैं। मनीष ने राजवीर के चेहरे पर बदले हुए भाव को बेबसी से देखा। साफ पसंद करता है, लेकिन जिद्दी है। असल में उसे हमेशा शक था कि राजवीर उस वक्त निशा से प्यार कर चुका था, वरना सच पता चलने पर इतना गुस्सा नहीं होता। अब निशा के प्रति उसकी भावनाएं, प्यार, नफरत से पैदा हुआ, या फिर जो नहीं मिलता वो अच्छा लगता है? राजवीर अभी भी करवटें बदल ही रहा था कि बेड साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजा। राजवीर को ध्यान देने का मन नहीं था, लेकिन आखिर में मनीष ने फोन उठाकर देखा। तुम्हारे पिताजी का फोन है। पिताजी? राजवीर तुरंत उठ बैठा। इंडस्ट्री में आने की वजह से उसके पिता और उसके बीच दुश्मनी हो गई थी। अब वो उसे फोन क्यों कर रहे हैं? राजवीर के मन में बेचैनी दौड़ गई। उसने तुरंत फोन उठाया। इतने दिनों से संपर्क न होने के कारण और मन में अब भी गिल्ट था, इसलिए राजवीर ने उन्हें पिताजी भी नहीं कहा। ठंडे स्वर में बोला, जेठमल साहब, इतनी रात को क्या काम है? फोन के दूसरी तरफ से एक लाचार सांस आई। उस आदमी की आवाज बहुत थकी हुई थी। राजवीर, वापस आ जाओ, कंपनी डूबने वाली है। राजवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। कंपनी डूबने का क्या मतलब? क्या हुआ? कंपनी में गद्दार है और एचएन के साथ सहयोग में समस्या आ गई है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। क्या तुम सच में देख सकते हो कि तुम्हारे पिता की जिंदगी भर की कमाई डूब जाए? जेठमल सिंह का स्वर लगभग विनती जैसा था। राजवीर ने फोन कसकर पकड़ लिया। मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकता। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी कंपनी नहीं संभालूंगा।
राजवीर, मैं तुमसे इंडस्ट्री छोड़ने को नहीं कह रहा। कंपनी लेना या न लेना तुम पर है। बस मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा समय निकालकर मेरी मदद करो। राजवीर ऐसा आदमी था जो नरमी से ज्यादा प्रभावित होता था। यह पहली बार था जब घर में तानाशाही करने वाले बूढ़े ने उससे इतनी विनम्रता से बात की थी। वो थोड़ा असहज हो गया, इसलिए उसने तुरंत मना नहीं किया, बल्कि अस्पष्ट रूप से कहा, लेकिन मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं। मैं सोचता हूं। राजवीर के फोन रखने के बाद मनीष ने तुरंत फिक्र से पूछा, क्या तुम्हारे पिता की कंपनी में कुछ हुआ है? घर का मामला जरूरी है, काम की व्यवस्था मैं कर सकता हूं। राजवीर को बहुत सिरदर्द हुआ। लेकिन जो फिल्म चल रही है, क्या मुझे छोड़ देनी चाहिए? मनीष ने सोचकर विश्लेषण किया। छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार एक ऐतिहासिक ड्रामा है जिसमें बहुत बड़े दृश्य हैं और शूटिंग का समय लंबा है। मैं डायरेक्टर से कह सकता हूं कि तुम्हारे सारे सीन आखिर में शिफ्ट कर दें और उस दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी हम लेंगे। राजीव सर मान जाएंगे। राजवीर ने सिर खुजलाते हुए कहा, लगता है यही एक रास्ता है। साला, आजकल सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? एचएन का सहयोग जो पक्का था, उसमें भी समस्या आ गई और किसिंग सीन शूट करने के लिए गर्मी में ओले पड़ गए। राजवीर जितना बोलता गया उतना उसे कुछ अटपटा लगता गया और आखिर में उसने गद्दे पर जोर से पटकते हुए चिल्लाया, साला, कबीर मल्होत्रा, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। मल्होत्रा विला, अपने पिता को नशे में धुत निशा आंटी को वापस लाते देख रेयांश ने उनकी तरफ आरोप भरी नजर से देखा। कबीर ने निशा को बिस्तर पर लिटाया, अपने बेटे की नजर से मिलते ही भौहें चढ़ा दी और समझाया, मैंने उसे नहीं पिलाई। रेयांश ने फिर आरोप भरी नजर से देखा। कबीर ने लाचारी से कहा, ठीक है, फिर भी मेरी गलती है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। यह देखकर कि पिता ईमानदार है, रेयांश ने अपनी नाराज नजर हटाई, फिर बाथरूम की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर बाद गर्म तौलिया लेकर आया, जूते उतारे, बिस्तर पर चढ़ा और ध्यान से निशा के पास घुटनों के बल बैठकर उसका चेहरा पोंछने लगा। चेहरा पोंछा, फिर हाथ पोंछे, बहुत मेहनत और ईमानदारी से। अपने बेटे को पुत्र कर्तव्य निभाते देखकर कबीर को गर्व भी हुआ और सांस भी आई। अपने पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। उफ, सिर दर्द कर रहा है। निशा के दर्द से करहाने की आवाज सुनकर छोटू को बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से उसकी मालिश करने लगा। कबीर की आंखें चमक गई। उसने अपने बेटे से कहा, ये निशा आंटी के काम की जरूरत है, मैं भी रोक नहीं सकता। हालांकि तुम उन्हें भविष्य में कम शराब पीने की सलाह दे सकते हो। तुम्हारी बात वो ज्यादा मानती है। छोटू को ये बात अच्छी लगी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसने ये महत्वपूर्ण काम स्वीकार कर लिया है। अगली सुबह जब निशा की नींद खुली तो उसने देखा कि छोटू उसके बिस्तर के किनारे बैठा था। उसका छोटा सा चेहरा गंभीर था, बहुत नाखुश लग रहा था। निशा जल्दी से उठ बैठी। अरे बच्चा, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा। वो हंसते हुए उसके गाल को हल्के से दबाने लगी। छोटू ने जल्दी से अपनी पीठ के पीछे से एक लेखन बोर्ड निकाला और एक एक करके पन्ने पलटने लगा। निशा ने देखा कि छोटू टीचर ने बहुत सारे जीवंत और रोचक कार्टून बनाए थे, जिनमें चित्रों और शब्दों के जरिए शराब के शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को समझाया गया था, जैसे दिल, खून, हड्डियां, पेट, अग्न्याशय, जिगर। पढ़ने के बाद छोटू ने गंभीरता से उसे देखा। उसका मतलब साफ था। निशा ने हल्की खांसी के साथ कहा, अच्छा बच्चा, असल में शराब उतनी डरावनी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ा सकती है और वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। निशा ने बेतरतीब उंगलियों पर गिनाया। हालांकि वो जानती थी कि छोटू उसकी फिक्र कर रहा है, लेकिन वो एक बच्चे की बात मानकर ऐसा वादा नहीं कर सकती थी जो निभा न सके।
उसके पेशे में शराब न पीना कैसे संभव है? ये सुनते ही छोटू की काली आंखों में गुस्सा और निराशा भर गई। फिर वो मुड़ा और तेजी से भाग गया। अरे जाओ मत। निशा ने बेब्सी से अपने बाल खुजलाए। कुछ देर बाद निशा ने तैयार होकर नीचे आकर हमेशा की तरह छोटू का अभिवादन किया। हाय, गुड मॉर्निंग बच्चा। लेकिन छोटू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अकड़कर मुंह फेर लिया। निशा, ओह। डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे कबीर ने यह देखा और हैरानी से भौहें चढ़ा दी। उसने निशा की तरफ पूछताछ भरी नजर डाली। तुम दोनों में झगड़ा हो गया? ये तो बहुत दुर्लभ है। निशा ने नाक रगड़ी। छोटू मुझे शराब छोड़ने के लिए समझा रहा था। मैंने कहा कि शराब के कई फायदे हैं, तो वो नाराज हो गया। ऐसा कहो तो। कबीर ने समझदारी से सिर हिलाया। निशा की आंखें चमक गई। उसने तुरंत सहयोगी ढूंढा। कबीर, तुम छोटू को बताओ न कि शराब के कई फायदे हैं। उसने सोचा कि कबीर, जो अक्सर सामाजिक मेलजोल में शराब पीता है, जरूर उसका साथ देगा। कबीर ने पहले उत्सुकता से भरी निशा को देखा, फिर बाईं तरफ नाराजगी से भरे अपने बेटे को देखा। उसने मुट्ठी लगाकर हल्की खांसी ली। शराब के फायदे होते हैं। निशा ने उत्साह से अपनी जांघ पर थपकी मारी। छोटू, देखा, मैं सही कह रही थी। छोटू ने तुरंत अपने पिता की तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। उसने कल रात खुद सुझाव दिया था, लेकिन आज निशा आंटी से मिन्नत करते ही पलट गया। बिल्कुल बेईमानी है। अपने बेटे के गद्दार देखने वाले भाव को देखकर कबीर हल्के से मुस्कुराया। हालांकि शराब के नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा है, और जो फायदे हैं वो भी सीमित मात्रा में है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, कम से कम पीना चाहिए। इतना कहकर उसने आगे कहा, मैंने हाल ही में शराब छोड़ना शुरू कर दिया है। बात खत्म होते ही निशा हारकर मेज पर ढह गई। बॉस, हमारी सहमति कहा गई। बहुत देर तक वो सोचती रही। आखिर में उसने ये मान लिया कि दोनों लड़के एक ही पाले में हैं, और हार मानकर हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। मैं आगे से कम पीने की कोशिश करूंगी। शराब नहीं दिखाऊंगी, किसी से शराब की होड़ नहीं करूंगी, और नशे में बेकाबू नहीं होंगी। अब माफ कर दोगे बच्चा? छोटू ने ध्यान से उसके चेहरे का भाव देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो ईमानदार है, आखिर में सिर हिलाया। फिर उसने अपना मोटा सा छोटा हाथ बढ़ाया, जो इन दिनों काफी भर गया था, और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया, जैसे वो आमतौर पर उसे प्रोत्साहित करते हुए करती थी। मानो कह रहा हो कि ऐसे ही अच्छे बच्चे होते हैं। निशा को हंसी भी आ रही थी और दिल भी गर्म हो रहा था। उसने छोटू को उठाकर जोर से चूमा। बच्चा, तुम नाराज होकर भी इतने प्यारे होते हो। अगर रोज तुमसे प्यार बढ़ता जाए तो मैं क्या करूं? रेयांश की आंखों में खुशी चमक उठी। कबीर, जो रोज अपमानित होता है, कुछ नहीं बोल सका। उसके बेटे को सिर्फ नखरे दिखाकर जो मिलता है, वो उसे पाने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। गुप्ता रियल एस्टेट के चेयरमैन का कार्यालय। राकेश गुप्ता का मोटा चेहरा फड़क रहा था। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए खड़े होकर कहा, यह नामुमकिन है। पहले भी ऐसे ही चलता था। मल्होत्रा परिवार ने कभी कुछ नहीं कहा। इस बार समस्या क्यों आ गई? मैनेजर भी बेचैन लग रहा था। शायद मल्होत्रा ग्रुप ने हाल ही में अपने आंतरिक नियम बदल दिए हैं। गुणवत्ता नियंत्रण सख्त कर दिया है। सब मल्होत्रा ग्रुप की मर्जी पर निर्भर है। अगर वो आंख मूंद ले तो चल जाए, अगर सख्ती से ले तो आखिरकार गुणवत्ता हमारी समस्या है और हम अनुबंध तोड़ रहे हैं। राकेश गुप्ता इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तो अब क्या करें? सुना है कि इस बार कबीर मल्होत्रा ने खुद मना किया है, तो लगता है उन्हीं से शुरुआत करनी होगी। मैनेजर ने सोचा। ये सुनते ही राकेश गुप्ता और परेशान हो गया। कबीर मल्होत्रा को तो पैसे से नहीं मानता, औरतों से नहीं मानता, कुछ भी काम नहीं करता। उससे बात करना बेकार है। नहीं, रुको, औरत, शायद कोई है जो। फिल्म सिटी पहुंचकर निशा को पता चला कि राजवीर ने पारिवारिक कारणों से लंबी छुट्टी मांग ली है, इसलिए पूरा शूटिंग शेड्यूल बदल गया है।
वो लड़का छोटी छोटी बातों पर ढिंढोरा पीटता था। इतनी बड़ी बात पर उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? निशा ने तुरंत फोन मिलाकर पूछा। राजवीर का स्वर बहुत अप्रिय लग रहा था। तुमसे क्यों कहूं? तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं, दखल देता हूं, और चाहती थी कि मैं जितना दूर हो जाऊं उतना अच्छा। अब तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। निशा ने भी सुनकर गुस्से से कहा, राजवीर, तुम्हें आग लगी है? राजवीर बहुत निराश था। वो अपनी बेवकूफी पर खुद से नाराज था। आखिर में उसने मजबूरन शांत होकर कहा, मैं अभी अपने पिता की कंपनी में हूं। आज पूरा दिन कुत्ते की तरह भाग रहा हूं। जरूर नहीं आ सकता। रात को जब फुर्सत हो तो गेम में लॉग इन करना। मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, जन्मदिन मुबारक। और मैंने तुम्हारी ईमेल पर कुछ भेजा है, खुद देख लेना। मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं। बस, बाय। ये लड़का। निशा ने बेबसी से कटे फोन को देखा। इतने में राजीव मेहता दौड़ते हुए आए और उसे सूचित किया, निशा, राजवीर की स्थिति तुम्हें पता ही है। पहले हम कल के किसिंग सीन की शूटिंग जारी रखने वाले थे, लेकिन अब बदलकर तुम्हारा और नंदिनी का सीन कर रहे हैं। नया शेड्यूल बाद में कोई लाकर दे देगा। निशा ने सिर हिलाया, समझ गई, डायरेक्टर। इतना कहकर वो एक सुनसान कोने में चली गई। पेड़ की छांव में बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। अभी वो मगन होकर पढ़ रही थी कि कदमों की आहट सुनाई दी और एक परछाई दिखी जिसे देखकर उसका शरीर सहज रूप से घृणा करने लगा। सिद्धार्थ खन्ना आ रहा था। आज नंदिनी का जन्मदिन था। सिद्धार्थ उसे छोड़कर आया था। उसने पूरा दिन सेट पर उसके साथ बिताया। सेट पर लड़कियां बहुत जल रही थी। निशा बात करने में असमर्थ थी। उसने बस हल्की पलकें उठाकर इशारा किया कि क्या कहना है। सिद्धार्थ ने उसे ठंडा पेय का एक बोतल दिया और सावधानी से पूछा, निशा, तुम नंदिनी के जन्मदिन की पार्टी में आओगी ना? निशा ने जवाब नहीं दिया। उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या तुम सच में मुझसे इतना बेवकूफ भरा सवाल पूछना चाहते हो? निशा, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। अगर तुम वापस आ सको तो हम तुम्हारे लिए भी मना सकते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है, वो मान गए हैं। निशा ने आंखें घुमाई। मेरा जन्मदिन इतनी सहूलियत से मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ की भौहें हल्की सिकुड़ गई। उसने लंबी सांस ली। निशा, मैं सच में तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूं। तुम कब वैसी दयालु और समझदार निशा बनोगी? उस समय की सब गलती मेरी थी। अगर मैं ना होता तो नंदिनी वैसा नहीं करती। मुझे दोष दो। नंदिनी बेगुनाह है। इतने सालों से वो अपराध बोध में जी रही है। वो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहती है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम आओ। अपराध बोध? निशा को हर बार सिद्धार्थ से बात करते हुए ऐसा लगता था जैसे वो कोई मजाक सुन रही हो। मेरी पहचान छीनने का अपराध बोध, मेरे माता पिता चुराने का अपराध बोध, मेरे आदमी के साथ सोने का अपराध बोध। वो सच में बहुत अपराध बोध महसूस करती है। और मुझसे दयालुता का शब्द मत बोलो। उस वक्त मैंने जो किया वो दयालुता नहीं थी, बेवकूफी थी। सिद्धार्थ का चेहरा उदास हो गया। फिर उसने दृढ़ता से कहा, निशा, जब तक तुम नंदिनी को माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सिवाय इसके कि मैं अदालत में गवाही दूं। पक्का? निशा ने भौहें चढ़ाई। पक्का। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। निशा ने हाथ में स्क्रिप्ट रखी, आराम से उसे देखा। अच्छा, मैं चाहती हूं कि आज रात की जन्मदिन पार्टी में तुम नंदिनी को छोड़ दो। उस समय मुझे जो अपमान सहना पड़ा, उसकी तुलना में सिर्फ उसे छोड़ देना। क्या मैं दयालु और समझदार नहीं हूं? सिद्धार्थ का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। निशा, निशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पीछे से अचानक नंदिनी की रुआसी आवाज आई। निशा ने हाथ बांध लिए, लापरवाही से पूछा, मुझ में क्या खराबी है? नंदिनी ने उसे गुस्से और तरस के मिश्रित नजरों से देखा। तुम अब भी सिद्धार्थ भैया को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझसे इतनी नफरत करती हो। तुम नफरत करती हो कि मैंने उन्हें तुमसे छीन लिया। लेकिन तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो?
हमें अलग करने के लिए ऐसे घृणित तरीके का इस्तेमाल कर सकती हो। सिद्धार्थ भैया तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसा करने का क्या फायदा? नंदिनी को इतना उत्तेजित देखकर कि वो सांस लेने में असमर्थ थी, सिद्धार्थ ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और ढांढस बंधाया। नंदिनी, उत्तेजित मत हो। मुझे लगता है निशा बस यूं ही कह रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को जानबूझकर नाटक करते देखा। मैं यूं ही नहीं कह रही थी, जब तक तुम यूं ही नहीं कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ भी करोगे। सिद्धार्थ भैया, देखो उसे। हमने दिल से, विनम्रता से उससे माफी मांगी, लेकिन उसने क्या किया? बार बार हमें परेशान किया। तुम उसकी बेशर्म मांग को मान नहीं सकते, है ना? नंदिनी ने घबराहट और असहायता से सिद्धार्थ की तरफ देखा। बेवकूफ लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने उसके सिर पर हल्का हाथ रखा, फिर निशा की तरफ सख्त नजर से देखा। माफ करना निशा, ये मांग मैं पूरी नहीं कर सकता। निशा ने आखिर में खेलने में रुचि खो दी। उसने निराशा से ठंडी हंसी दी और अगले ही पल उसकी नजर चाकू की तरह तीखी हो गई। तो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। निशा, ये कैसा व्यवहार है? अगर गलती है तो मेरी गलती है। सिद्धार्थ भैया का इससे क्या लेना देना? तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नंदिनी ने नाराजगी से सिद्धार्थ का बचाव किया। निशा ने ताली बजाई। तुम दोनों का प्यार सच में बहुत मार्मिक और दिल को छूने वाला है। तो नंदिनी, तुम भी अपने पापों का प्रायश्चित करने और सिद्धार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना? नंदिनी ने सुनकर भौहें गहरी सिकोड़ ली। पता नहीं ये औरत इस बार क्या जाल बिछाएगी, लेकिन इस सवाल का उसे सिर्फ एक ही जवाब देना था, बेशक। अब क्या चाहिए? निशा ने जानबूझकर देर तक सोचा, फिर नंदिनी की सतर्क नजरों के सामने बोली, अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ तुम्हें छोड़ सकता है। जब तक तुम मुंबई की मेहता परिवार की बड़ी बेटी की पहचान छोड़कर गोकुलपुर गांव, मथुरा जिले की अपनी तांगी नंदिनी बनकर वापस चली जाओ, तो हम तीनों के बीच की गंदगी साफ हो जाएगी। कैसा रहेगा? नंदिनी की आंखें अचानक फैल गई, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक सुन लिया हो। वो बेकाबू होकर सिर हिलाने लगी। नहीं, नहीं, निशा, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम मुझे पिता और मां से अलग करने के लिए, मुझे 20 साल से रहने वाली जगह से निकालने के लिए कैसे कह सकती हो? मैं। निशा ने बेसब्री से हाथ हिलाकर उसे रोका। बस बस, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। नाटक करना बंद करो। आंखों में चुभती है। मैंने तुम दोनों से कहा था कि मेरी आंखों से दूर रहो, लेकिन तुम दोनों बार बार मेरे पास आकर माफी मांगते हो, मुझसे मांग करते हो, कसम खाते हो कि कुछ भी करोगे, और जब मैंने सच में मांग कर दी तो तुम लोग मुझे तुम इतने निर्दयी, बेशर्म, बेकार हो वाली नजरों से देखने लगते हो। हां, मुआवजा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब तुम्हारे अपने हितों को नुकसान पहुंचाए बिना दी गई छोटी सी दान दक्षिणा है। तुम्हें पाखंड नहीं लगता, लेकिन मुझे घिन आती है। तो मैं तुमसे सिर्फ एक शब्द कह सकती हूं, निकल। सिद्धार्थ और नंदिनी ड्रेसिंग रूम में लौटे। दोनों बुरी तरह हारे हुए थे। नंदिनी आदमी के सामने असहाय खड़ी थी। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। सिद्धार्थ भैया, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? दोष दे रहे हो कि मैंने निशा की मांग नहीं मानी? सिद्धार्थ कुछ सोच रहा था, सुनकर जल्दी से हाथ बढ़ाकर नंदिनी के आंसू पोंछे। दर्द से बोला, बकवास, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? नंदिनी का चेहरा तुरंत भावुक और आश्रित हो गया, मानो मुक्ति मिल गई हो। वो उसकी बाहों में समा गई, जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। सिद्धार्थ भैया, शुक्रिया, मुझ पर विश्वास करने और मुझे समझने के लिए शुक्रिया। मैं मेहता परिवार की संपत्ति और प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकती, ये नहीं है। बस मैं पिता और मां को नहीं छोड़ सकती। उन्हें छोड़ने का, उन्हें फिर कभी न देख पाने का सोचकर मैं। मत रो, मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं। सिद्धार्थ का दिल लड़की के भाव देखकर पिघल गया। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और सांस ली। मैं बहुत भोला था, सोचता था कि वो अब भी वही पुरानी निशा है,
नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से कभी उसकी खातिर तुम्हें नहीं सताऊंगा और कभी उसे तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। सिद्धार्थ भैया। नंदिनी ने सामने वाले आदमी को मुंह से देखा, अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और अपने होंठ आगे बढ़ा दिए। ये फिल्म सिटी है, किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये सही है। नंदिनी ने नखरे से कहा। हां निशा, मैं तुम्हारे आदमी के साथ सो रही हूं, तो क्या हुआ डॉट? थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम से उत्तेजक आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ भैया, तुम बताओ, मैं अच्छी हूं या निशा? कौन अच्छी है? बेशक तुम। दिखने में निशा ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो बहुत शर्मीली और रूढ़िवादी है, खासकर पुरुष महिला के मामलों में। सक्रिय होकर कुछ करना तो दूर, उसे खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करती। शुरू में वो उसकी सादगी और भोलेपन से आकर्षित हुआ था, जो दूसरी लड़कियों से अलग थी, लेकिन समय के साथ वो बहुत फीकी लगने लगी। हालांकि अब निशा पहले से बिल्कुल अलग है, मानो कोई परी हो। भले ही उसका व्यवहार इतना बुरा और अतार्किक हो गया है, लेकिन उससे नजर हटाना मुश्किल है। आदमी की सांसें तेज होती जा रही थी और आखिरी क्षण में उसकी स्मृति के सागर से वो लापरवाह, अस्पष्ट, मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। नंदिनी दीदी, शूटिंग शुरू होने वाली है, मैं मेकअप आर्टिस्ट को अंदर बुला लूं? असिस्टेंट शर्मिंदगी से दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा लाल था। नंदिनी के साथ इतने दिन रहने के बाद उसे ऐसी चीजों की थोड़ी आदत हो गई थी। भोली भाली लड़की। उन्हें सुनना चाहिए कि उनकी देवी असल में कैसी होती है। निशा ने सारी तैयारी कर ली थी और पूरे आधे घंटे इंतजार करने के बाद नंदिनी आराम से आई। सबको इंतजार कराने के लिए माफ करना, आज मेरी त्वचा ठीक नहीं थी, मेकअप में थोड़ा समय लग गया। नंदिनी ने माफी के अंदाज में समझाया। उसकी आवाज कर्कश और सुस्त थी। निशा की तरफ उसकी नजर में थोड़ी शहादत और उकसाव था। उसके पास से गुजरते समय उसने जानबूझकर अपना कॉलर खींचा। उसकी गर्दन पर एक लाल निशान दिखा। उसका चेहरा लाल था और उससे एक मीठी, चिपचिपी सी गंध आ रही थी। मानो डर था कि लोगों को पता न चले कि उसने अभी क्या किया था। निशा के माथे की नसें हल्की फड़कने लगी। अगर शूटिंग न होती तो वो उसके साथ एक मिनट भी एक हवा में सांस लेने से घृणा करती। राजीव मेहता ने ताली बजाई। ठीक है, सब आ गए, शुरू करते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर। एक्शन। बांस के जंगल में संध्या ढल रही थी। दो औरतें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक लाल रंग में अद्भुत, दूसरी सफेद रंग में निर्मल। देविका सिन्हा का चेहरा सख्त था। मीरा सिंह, मैं समझती हूं कि तुम अपने भाई का बदला ले रही हो, लेकिन रानी जिया को मारना काफी नहीं है। क्या तुम पूरी दुनिया को भी नष्ट करना चाहती हो? मीरा सिन्हा की लाल आस्तीन हवा में आग की तरह लहरा रही थी। वो सामने वाले व्यक्ति को चींटी की तरह तिरस्कार से देख रही थी। ये दुनिया मूल रूप से मेरे मेहता परिवार ने बनाई थी। अगर मैं आज इसे नष्ट कर दूं तो क्या? ये सुनते ही देविका सिंह क्रोधित हो गई। तुम बिल्कुल बेहुदा हो। तुम कभी एक सेनापति थी, एक देश की रक्षा करती थी। तुम इतनी संकीर्ण कैसे हो सकती हो? क्या तुम सच में 100 साल बाद युद्ध और पीड़ा देखना चाहती हो? मीरा सिन्हा के काले बाल हवा में बिखर रहे थे। उसने आंखें नीची करके अपने लंबे, नुकीले नाखूनों को सहलाया। उसका स्वर पागलपन भरा था। मेरे मरने के बाद बाढ़ आए तो आए। परफेक्ट। राजीव मेहता इतने उत्साहित थे कि परफेक्ट के अलावा कुछ कहना नहीं जानते थे। अनन्या रॉय ने आज के इस दृश्य के लिए खास तौर पर सेट का दौरा किया था। देखने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और संतोष भरी मुस्कान दिखाई। असल में इस ड्रामे में मैंने जिस किरदार पर सबसे ज्यादा मेहनत की थी, वो देविका सिंह नहीं, बल्कि मीरा सिंह थी। और जब मैंने मीरा सिन्हा को सेट किया था, तो मेरा इरादा उसे खलनायिका बनाने का नहीं था। वो नायिका है या खलनायिका,
ये दर्शकों की व्याख्या पर निर्भर है, और दर्शक कैसे व्याख्या करेंगे ये पूरी तरह कलाकारों के अभिनय पर निर्भर है। अगर अभिनय खराब है तो वो सिर्फ एक सर्वज्ञात खलनायिका होगी, अगर अच्छा है तो किरदार बहुत गहरा होगा। निशा स्पष्ट रूप से दूसरी श्रेणी में आती है। राजीव मेहता उत्साह से चमक रहे थे। उन्होंने निश्चय के साथ कहा, मुझे लगता है निशा का किरदार पुरस्कार जीतेगा। अनन्या रॉय ने बार बार सिर हिलाया, अच्छी संभावना है। मेहता मीडिया ने कियारा को खोया, लेकिन निशा को पाकर वो उभर गए। उन्होंने जैकपॉट मारा है। कट। बढ़िया, आराम करो, अगले दृश्य पर चलते हैं। सीन एक ही टेक में पास हो गया और राजीव मेहता का मूड, जो राजवीर के दुर्भाग्य से उदास था, अचानक बहुत अच्छा हो गया। आराम के क्षेत्र में लौटकर नंदिनी मुश्किल से बैठी थी कि उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और पूछा, डायरेक्टर और दूसरे लोग अभी क्या बात कर रहे थे? असिस्टेंट झिझक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। निशा की तारीफ कर रहे थे, नंदिनी ने तिरस्कार से कहा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। राजीव सर ने कहा निशा का प्रदर्शन परफेक्ट था। अनन्या दीदी ने कहा निशा की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसने मीरा सिन्हा को एक सकारात्मक चरित्र के रूप में चित्रित किया। और अनन्या सर ने भी निशा की प्रशंसा की, मूल रूप से कहा कि उसका भविष्य कियारा से भी बेहतर होगा। राजीव सर ने यह भी कहा, और क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि निशा का किरदार पुरस्कार जीत सकता है। असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। नंदिनी ने बेंच के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा। इतनी अकड़! आजकल पुरस्कार जीतने के लिए कनेक्शन चाहिए। क्या पुरस्कार जीतने के लिए कनेक्शन चाहिए? भले ही जीत जाए तो क्या? वो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री होगी, और फिर भी मेरी सहायक अभिनेत्री ही रहेगी। असिस्टेंट ने साथ दिया। नंदिनी दीदी सही कहती है, जो लोमड़ी का किरदार निभाती है वो आपसे कैसे तुलना कर सकती है? दर्शक अंधे नहीं है। नंदिनी का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, लेकिन उसकी भौहों के बीच की उदासी अब भी बनी हुई थी। उसने आवाज धीमी करके कहा, जो काम हमने पहले तय किया था वो अब कर सकते हो। असिस्टेंट ने हाफते हुए जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। दीदी, क्या सच में ऐसा करोगी? लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम बकवास बंद करो, जब कहो तब करो। नंदिनी ने बेसब्री से कहा। ठीक है, मैं अभी उस आदमी से कह देती हूं। इतने में पीछे से सिद्धार्थ की फिक्रमंद आवाज आई। नंदिनी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। आने वाले को देखते ही नंदिनी ने तुरंत शर्मिला रूप अपना लिया। सब तुम्हारी गलती है, मुझे इतना थका दिया। तुमने खुद उकसाया था। सिद्धार्थ ने लाचारी से कहा, फिर हाथ में प्लास्टिक का थैला उठाया। मैं चिकन दलिया लाया हूं, पोषण देने के लिए, ताकि तुम हमेशा थकने की शिकायत ना करो। तुम बहुत परेशान करते हो। दूसरा दृश्य पहले के बाद ही चलता है, और यह बांस के जंगल में एक एक्शन दृश्य है। यह देखकर कि मीरा सिंह पागल हो चुकी है और उसकी बात नहीं मान रही, देविका सिंह ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फैसला किया कि वो उसे वहीं मार डालेगी, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। एक्शन डायरेक्टर ने उन्हें 2 घंटे से अधिक समय तक निर्देशन दिया, और दोनों ने लगभग सब कुछ सीख लिया। डायरेक्टर मूल रूप से उनके लिए स्टंट डबल रखना चाहते थे, लेकिन निशा काफी माहिर थी और उसने पहले स्टंट डबल का काम किया था, इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी। नंदिनी ने भी खुद करने की इच्छा जताई। राजीव मेहता स्वाभाविक रूप से फिल्म के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए वो मान गए। एक पेशेवर तकनीशियन ने दोनों की वायरिंग की, कई बार जांच की कि सब ठीक है। फिर शूटिंग शुरू हुई। मीरा सिन्हा मर चुकी है। देविका सिंह ने आंखें बंद करके ये शब्द कहे, उनमें दर्द और अफसोस भरा था। उसके सामने खड़ी सिर्फ एक सुंदर लेकिन खतरनाक खोल थी, एक ऐसा हथियार जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। अगले ही पल देविका सिन्हा की आंखों में हत्या की भावना दौड़ गई। उसने अचानक हमला किया, अपनी कमर से लंबी तलवार निकालकर मीरा सिन्हा पर वार कर दिया। मीरा सिंह ने उसके हमले का अंदाजा लगा लिया था। वो शांति से अपनी जगह पर खड़ी रही,
जब तक कि तलवार उसकी नाक के लगभग नहीं आ गई, तब उसने अचानक अपनी बाहें फैलाईं और पक्षी की तरह पीछे की ओर उड़ गई। देविका सिंह के हमले से बच गई। देविका सिंह ने ठंडी हंसी दी और फिर तलवार चलाई। मीरा सिंह बिना जल्दबाजी के बचती रही, बिल्ली की तरह चूहे के साथ खेल रही थी और आखिर में अपनी लाल पोशाक की कमर से नरम तलवार निकालकर जोरदार जवाबी हमला किया। 10 से अधिक चालों के बाद देविका सिंह धीरे धीरे पिछड़ने लगी और कई बार मीरा सिंह ने उसे पेड़ की शाखा से लगभग गिरा दिया। हालांकि देविका सिंह की कुशलता अद्भुत थी, लेकिन मीरा सिंह के सामने, जिसने हजारों घुड़सवारों को मार डाला था और लाखों सैनिकों का वध किया था, वो एक बच्चे की तरह थी। देविका सिंह बहुत अहंकारी थी। उसने सोचा कि मीरा सिंह इतने साल गहरे महल में रहने के बाद उसकी क्षमता जरूर कम हो गई होगी। किसे पता था कि उससे लड़ने के बाद वो पूरी तरह मात खा जाएगी। उसे देर से एहसास हुआ कि उसने दुश्मन को कम आंका। अंत में मीरा सिन्हा का खेल पूरा हो गया। उसकी नजर ठंडी पड़ गई और उसने हजारों सैनिकों की आभा से भरी तलवार सीधे देविका सिंह की छाती पर चला दी। थप, तेज हथियार के मांस में घुसने की आवाज। देविका सिंह ने दर्द से अपनी छाती पकड़ ली और टूटी पतंग की तरह बांस के जंगल से नीचे गिर गई। अगला शॉट मीरा सिन्हा के चेहरे के भाव का क्लोजअप होगा। राजीव मेहता निशा के प्रदर्शन पर ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि निशा का चेहरा अजीब था। नंदिनी घायल हो गई, मदद करो जल्दी। वायर से अभी भी हवा में लटकी निशा ने अचानक चिल्लाया। थोड़ी देर सन्न रहने के बाद स्टाफ को एहसास हुआ कि यह स्क्रिप्ट की लाइन नहीं थी। नंदिनी सच में घायल हो गई थी। मौके पर अफरातफरी मच गई। सब नंदिनी की तरफ दौड़े। उतरने के बाद निशा ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर नंदिनी के खून बहते घाव को दबाया। एम्बुलेंस बुलाओ। बात खत्म न होने पाई कि उसे अचानक जोर से धक्का लगा। सिद्धार्थ घबराकर दौड़ा और नंदिनी को कसकर गले लगा लिया। नंदिनी, नंदिनी, तुम ठीक हो? सिद्धार्थ भैया, बहुत दर्द हो रहा है, डरो मत, मैं हूं। तुम ठीक हो जाओगी, पक्का ठीक हो जाओगी। निशा, साले, मैं ठीक से दबा रही थी, तुमने अचानक धक्का देकर हटा दिया, फिर उसे दर्द से तड़पते देख रहे हो। पागल हो गए हो? क्या तुम्हें मेलोड्रामा अभिनय की लत लग गई है? अगर मौका ठीक होता तो निशा उन पर चिल्लाती। क्या हुआ? राजीव मेहता गुस्से से दौड़ते हुए आए। निशा ने नाक पकड़ी। मुझे तब पता चला जब तलवार घुस गई। तलवार पीछे नहीं हटी। ये एक स्प्रिंग तलवार है जो प्रतिरोध का सामना करने पर पीछे हट जाती है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा। राजीव मेहता तुरंत भड़क गए। प्रॉप मास्टर कहा है, आओ। मैंने बार बार कहा था प्रॉप्स को ध्यान से जांचो, बिल्कुल दुर्घटना न हो। कैसा काम कर रहे हो? प्रॉप मास्टर पसीने से तरबतर होकर लड़खड़ाता हुआ आया। राजीव सर, मैंने जांच की थी, सब ठीक था, बिल्कुल समस्या नहीं थी। राजीव मेहता ने उसके चेहरे पर स्क्रिप्ट पटक दी और चिल्लाए, तो फिर बताओ क्या हुआ? क्रू पर बार बार मुसीबतें आ रही थी। उनका धैर्य अब सीमा पर था। इतने में अनन्या रॉय ने अचानक पूछा, इस तलवार को आखिरी बार किसने छुआ था? शायद निशा ने। मैंने जांच करके उसे तलवार दी थी और तब से वो उसके साथ अभ्यास कर रही थी। मेरी गलती है, शूटिंग शुरू होने के बाद मुझे दोबारा जांच कर लेनी चाहिए थी। प्रॉप मास्टर ने बार बार माफी मांगी। ये सुनते ही निशा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। अगर वो अब भी न समझे तो इंसान ही नहीं है। इस समय मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। राजीव मेहता ने प्रॉप मास्टर की तरफ देखा, फिर जटिल नजर से निशा की तरफ देखा। आखिर में अपना गुस्सा दबाकर कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और सीन को सील कर दो, खबर बाहर न निकलने दो। मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल। सिद्धार्थ वार्ड के अंदर नंदिनी के घाव का इलाज करवा रहा था, जबकि निशा वार्ड के बाहर गलियारे में खड़ी ठंडी दीवार से लगी हुई थी।
उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। नंदिनी सच में मासूम लड़की की जन्नी है। उसने खुद को घायल करने की साजिश भी अपग्रेडेड वर्जन में रची है। क्या उसे डर नहीं कि अगर वो रुकी नहीं तो खुद को मार ही डालेगी? बदकिस्मती से उसने तलवार को रोक दिया जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए वो ज्यादा गहरी नहीं घुसी। नंदिनी को ज्यादा से ज्यादा सतही चोट आई थी, लेकिन इस घटना के बाद होने वाली समस्याएं बहुत परेशान करने वाली थी। उसका सबसे पहला काम अपने ऊपर से शक हटाने का तरीका ढूंढना है। निशा गहरे सोच में थी कि अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अभी सिर उठाया ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके चेहरे पर जलन दौड़ गई। तू बदमाश, तू नंदिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अगर तुझे कोई शिकायत है तो मुझसे कर। मैं ही था जो नंदिनी को मेहता परिवार में रखना चाहता था। मैं ही था जो उसे प्यार और दुलार करना चाहता था। नंदिनी ने क्या गलत किया? उस व्यक्ति ने उस पर पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखा, जैसे वो उसकी खून की दुश्मन हो। निशा ने अपने मुंह के कोने से खून की एक बूंद पोंछी, धीरे धीरे सिर उठाया और सामने खड़ी उस शानदार सुंदर महिला को बिना पलक झपकाए देखा। उसकी मां शांति के पीछे उसके पिता, निशा के पिता भी खड़े थे। उनकी आंखों में भी वही घृणा थी। अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सामने के दो लोग, एक उसकी जन्म देने वाली मां, दूसरा उसका जन्म देने वाला पिता, शुरू से अंत तक उन्होंने स्थिति के बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा, बल्कि पहले मारपीट और धमकी दी। निशा के पास हजारों बुरे शब्द थे जिनसे वो उन्हें चुप करा सकती थी, लेकिन इस समय उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति निकल गई हो। वो एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। वो बस उन दोनों को ठंडी नजरों से देख रही थी। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।